नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो कंपनी रिसेंटली अभी अपनी आईपीओ लेके आई थी और आईपीओ के साथ-साथ मार्केट में लिस्टिंग भी हुई और कंपनी के कारोबार से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आखिर कौन-सी ऐसी परिस्थिति बनी, जो लिस्टिंग के टाइम पे तो 33% की गेन दर्ज करती देखी गई। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक होल्ड करके रखा, उनके लिए ये चिंता का विषय बन गया कि क्या वो एसएल के साथ निकले या इसको होल्ड करें? ये एक सवाल बन गया। क्या सवाल है? क्यों? क्योंकि कंपनी देखा जाए तो ₹90 की आईपीओ आई थी, मार्केट में अच्छी खासी लिस्टिंग हुई, मार्केट लगातार बिकवाली के प्रेशर से झेल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के सभी स्टॉक में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के और हमने कंपनी के वेबसाइट्स पे देखा, तो कंपनी की वेबसाइट्स पे जब समझ में आ रही है तो ये कहती है कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटीज रेंज में जहाँ पे इक्विपमेंट्स एंड द स्पेयर फॉर द एसी एंड आर इंडस्ट्रीज को लेकर के हो या रेफ्रिजरेंट्स एंड द फ्लोरोडियाइन को लेकर के हो या फिर सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेशलिटीज जो कि गैसेस होती है उस पे कंपनी का कारोबार है, तो वहीं पे कंज्यूमर को रेफ्रिजरेंट्स प्लांट्स एंड द एक्सेट्रा को लेकर के चर्चा करती है। अर्थात इसको कह सकते हैं इस कंपनी को जो सेमी कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलिटीज गैसेस बनाने वाली कंपनी के तौर पे बनी हुई है। तो कंपनी में 30 साल का एक्सपीरियंस की बात को भी शामिल करती है। कंपनी के पास एक्सपीरियंस कितने दिन का हो चुका है? 30 साल का। 1992 में कंपनी बनी थी, एक्वायर किया गया था बाय द कंपनी एंड द कहते हैं जो एक स्लम्प सेल्स बेसिस पर्सुएंट टू द स्टम्प द स्लम सेल्स एग्रीमेंट इन द 2023 में कोई डेटा बेस निकल के आई थी। कंपनी की यदि चर्चा करें प्रोडक्टिविटी रेंज को हमने देखा जिसमें कुछ जो जिस तरह से सेमी कंडक्टर और इन सभी चीज़ों को लेकर देखा गया। जहाँ इंडस्ट्रियल सर्व की यदि बात किया जाए तो चाहे वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, एयर कंडीशनर्स हों, रेफ्रिजरेटर का बात हो या फायर फाइटिंग्स हों, फार्मा एंड द मेडिकल सेक्टर हो या स्प्रेज फॉर्म्स हों, सेमीकंडक्टर हों, ग्लास बॉटल्स हों, एरोसोल्स हों, डिफेंस हों और गैस इंस्टॉलेशन जो कि सब्सटेंस होता है उसमें भी कंपनी का इस इंडस्ट्रियल को सर्व करती देखी गई, जो कि इनकी प्रोडक्टिविटीज रेंज की बात को शामिल करती। अब सवाल ये है जो क्या कंपनी ये अपनी स्थिरता कायम कर पाएगी या लगातार इसमें चिंता की शब्द भी बनती जाती, क्योंकि मार्केट में जब से लिस्टिंग हुआ है तब से मार्केट लगातार अप और डाउन सिचुएशन करते करते लगातार बॉटम टू बॉटम के आसपास डिप जाकर के सो जाती है। क्या लगता है कि यहाँ से चलिए एक नजर डालते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, जहां पे दिसंबर तक का जो डेटाबेस निकल के आई इनका, उसके मुताबिक यदि आप क्यू और क्यू के हिसाब से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो शायद सीधे सीधे मैं बात करूं इसको कैलकुलेशन के साथ साथ, तो ये कह सकता है कि कंपनी का जो 85 करोड़ के टर्नओवर था और 67 करोड़ के आसपास, तो इसके हिसाब से कितना हो जाता है परसेंटेज ऑफ ग्रोथ? करीब करीब 27% के आसपास नियरली आप मान लीजिए जो यहाँ पे ग्रोथ लेवल हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें अच्छी तगड़ी जंप हुआ 800% के आसपास की, 750 700% मान लेते हैं। और नेट प्रॉफिट में जहाँ 85 लाख का था टर्नओवर प्रॉफिट, वहाँ कंपनी करीब करीब 10 करोड़ के प्रॉफिट में जाकर पहुंची है। ये इनके लिए क्या था? एक बेटर रिजल्ट की तरफ इशारा देती है। तो दूसरी तरफ ईयरली ग्रोथ को लेकर ये देखने को मिला, जो इसका जो ईयरली ग्रोथ था उसमें जो है खास करके सेल्स बढ़ती नजर आई थी। प्रॉफिट का आंकड़ा ट्रेंड अप ट्रेंड की शामिल करता है। स्टॉक प्राइस सीजीआर बिल्कुल सडन बैठे क्योंकि एक साल से पहले लिस्टिंग नहीं हुई, जबकि रिटर्न इक्विटी भी करीब करीब 16% तक रिटर्न क्रिएट करती है। निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में लिस्टिंग के बाद कुछ बल्क डील तो चलती रहती है, क्योंकि बल्क डील में कोई पैसे सेंटिमेंट में बनाते हैं तो किसी का बिगाड़ के लेके आते हैं। जहां पे यहीं पे देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जब मार्केट में वॉल्यूम तेजी से आती है तो यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने यहाँ पे बाई किया और ये इनको एक नुकसान के साथ, या तो ये जो पोजिशंस था वो कहाँ पे लेते हैं। और यदि सेलिंग की बात किया तो देखिए सेलिंग का पोजिशंस क्या होती है। उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया,
कुछ नुकसान भी बुक किया होगा, हो सकता है कुछ होल्ड भी किया होगा, हो सकता है। तो ये एक मार्केट की बड़ी निवेशकों का ऐसा रहता है। फिलहाल देखा जाए तो डीआई की होल्डिंग कंपनी में 5% है, जिसमें कोई बड़ी निवेशक का नाम शामिल नहीं करता। आम पब्लिक की होल्डिंग में एक गीतू यादव है, जिनके पास 4% होल्डिंग है। तो अल्टीमेटली 5-15% की होल्डिंग आम निवेशकों के पास, जिसमें करीब करीब 50,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हो। यदि इस कंपनी को कंपेयर करने के लिए पिडलाइट इंडस्ट्री, सारा फ्लिंडा इंडस्ट्री, गुजरात फ्लोरोकेमिकल से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे कुछ कंपनियों के आगे तो यहाँ पे तेजी से भीड़ खड़ी हुई है। जबकि इस कंपनी में नेट इनकम मार्जिन को फिलहाल हम 12 महीने के डेटाबेस पे नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पे पूरा डेटाबेस नहीं दर्ज करती है, तब भी 6% तक की आसपास देखने को मिलती है। जबकि लेटेस्ट अपडेट कंपनी को लेकर ये कहती है कि इनका रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव जो डेटा आया था, उसको हमने क्या किया, समझने की कोशिश किया, जो इन्होंने अपने अपडेट में मेंशन करके रखा। अब आते हैं, एक पहलू और कहता है कंपनी को लेकर के, जो इन्वेस्टर मीटिंग को लेकर के इनका जिक्र हुआ है, जो कि 18 तारीख को इन्वेस्टर मीटिंग करेंगे। इसी दौरान इनका जो फाइलिंग अपडेट निकल के 2 दिन पहले आई थी, हमने उस पर जानने की कोशिश किया, जो इनका जो रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा है वो कैसा आंकड़ा लेके आई है, और उस आंकड़ा के बेसिस पे कैसा परफॉर्मेंस लेवल दर्ज करती देखी गई है। तो 3 महीने के डेटाबेस पे हमने देखा, जो 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 लास्ट क्वार्टर का डेटाबेस था, उसमें जो रणनीति रही इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, वो पिछले साल के मुकाबले यदि आप देखते हैं कंपेयर करके पूरे के पूरे दिसंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक, तो जहाँ पे पूरे के पूरे होल पीरियड था उसके मुताबिक यहाँ पे जो पीरियड था उसमें काफी गैपिंग की बात सामने दिख रही होगी। लेकिन ये एक्चुअल में गैपिंग कहाँ से आ रही है, गैपिंग आ रही है टाइम फ्रेम को लेकर के। ये केवल 3 महीने का डेटाबेस है। तो ये जो डेटाबेस की साझ करती है, ये करीब करीब कितना दिन का हो गया, 4 मई अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का डेटाबेस हो जाती है 24 का। और यहाँ पे केवल क्वार्टरली डेटाबेस, अर्थात 9 मंथ का डेटा ये और इसका डेटा ये। तो 9 मंथ में 23,000 मिलियंस का टर्नओवर की बात कहती है, एक्सपेंसेस की बात भी शामिल करते हैं। तो ये एक तरह से इनका ये आंकड़ा था। इसके लाभ से हमने समझने की इसको कोशिश किया, जहां पे हमने परसेंटेज वाइज आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आते हैं मार्केट को लेकर के क्या आंकड़ा इसमें दर्ज करती है, जहां पे इनका टोटल आउटस्टैंडिंग को लेकर भी इन्होंने जिक्र किया, करीब 7,000 लाख को लेकर के इन्होंने कहा 7,000 लाख का इनका आउटस्टैंडिंग पड़ा था 31 दिसंबर 24 तक में। अब कितने दिन के लिए पड़ा है, कैसे पड़ा है, ये एक जो है वो एक जानने की बात पड़ेगी। फिलहाल हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ कंपनी के और आंकड़ा को लेकर के, रिस्क को लेकर के, जहां डेटा जो था वो काफी हाई रिस्की की तरफ इशारा देती देखी गई थी। तो कुछ पहलू कहते हैं कि कुछ आईपीओ ऐसे भी हो जाते हैं जो कई बार फ्लॉप कर जाते हैं। तो आखिर जो पैसे आए वो पैसे गए कहाँ। देखिए, यदि कंपनी की बात करें आईपीओ को की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी में जो 199 करोड़ के आसपास जो फंड रेज किया था, उसमें 160 करोड़ तो कंपनी के पास फ्रेश पैसा आया। इससे कंपनी अपने बिजनेस को डेवलप करेगी। और 38 करोड़ जो था वो एग्जिस्टिंग प्लेयर के पास, एग्जिस्टिंग प्रमोटर के पास, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास पॉकेट में पैसे जाती दिखी। तो ये इससे कुछ कनेक्शन नहीं बनता है। केवल कनेक्शन कहाँ से बनता है, 160 करोड़ से, जो कि बिजनेस में पैसा लगने की चांस करती है, क्रिएट करती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के। अब एक सवाल और आती है जो अक्सर आती है, जो सर ये टारगेट कहाँ लगाएं, एसएल कहाँ करें। दोस्तों देखिए, कोई ना कोई अपने टारगेट अचीव कर रहा है, कोई ना कोई हमेशा अपने एसएल के साथ निकल रहा है। जब 10 लोगों का एसएल निकलेगा तो एक का फायदा निकलता है, ऐसा आंकड़ा नहीं, हकीकत की बात कहता हूं। और ये मार्केट में जब तक बेचेंगे नहीं तब तक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है, तो क्या नुकसान क्या फायदा, प्रोडक्ट हमारे पास पड़े हुए हैं। जब बेचेंगे तब तो कुछ फायदा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आखिर में टारगेट क्या रखें, तो टारगेट देखिए रखना है, यदि शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा देखना जाए तो उसको कहते हैं कि 10%, 15%, 20% एकदम मैक्सिमम टाइम हो जाता है, मैक्सिमम परसेंटेज। जबकि एसएल को लेकर के भी देखा, सेम डायरेक्शन देखा जाता है, जहां 10% के बजाय उसमें 8% की आंकड़ा लेती है। तो उसको भी समझने की जरूरत है। यदि मौका मिले तो अपनी कैपिटल को बचाने में बिल्कुल ही चूक नहीं करना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।